फिर एट लास्ट रिस्क देख लेते हैं। जितनी भी हम लोग ने भी चीज़ों को समझा उसमें मैंने रिस्क को डिस्कस किया ही है, बट एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट में रिस्क को देख लें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर। कोविड-19 के कारण जाहिर सी बात है, कोविड-19 आया तो बहुत से लोगों ने अपने पॉलिसी को क्या किया होगा, मैच्योरिटी के पहले ही, बिकॉज उन्हें हॉस्पिटल में कोई गया, कोई मरा, तो उस केस में उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उस केस में उन लोगों ने अपने पॉलिसी को सरेंडर किया होगा। सरेंडर मतलब होता है कि जब आप मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी को ख़त्म करना चाहते हो तो उसको सरेंडर बोलते हैं। तो बहुत से लोगों ने सरेंडर किया। अब जाहिर सी बात है, मैच्योरिटी मान लो है 15 साल, यानी कि 15 साल में पैसा LIC को देना था, किसको, पॉलिसी होल्डर को। बट अचानक से 5 साल बाद ही कोविड का टाइम आया, 2020 आ गया मान लो, और इस पॉलिसी होल्डर ने बोला कि मुझे पैसा दो। अब पैसा LIC रखा तो हुआ नहीं हुआ है, LIC ने कहीं कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ, जो कि हमने देखा था लिंक्ड नॉन लिंक्ड। तो उस केस में क्या है कि LIC को सर्टेन, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट जो है, इन एक्सट्रीम केस सिनेरियो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ने सरेंडर किया पॉलिसीज को, जिसके कारण जो पे आउट है वो ज़्यादा हो गया कैश फ्लो से। उन लोगों को जो LIC ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, वी मतलब हो गया LIC ने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से उन्हें पैसा निकालना पड़ा, और वो जो पैसा निकाले जाहिर सी बात है वो अनफेवरेबल प्राइसेस पे उन्हें निकालना पड़ा। ठीक है, मान लो कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, अब अचानक से आप अगर पैसा निकालोगे, इन लोगों ने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था 15 साल, बट आपको 5 साल बाद ही निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस सरेंडर। तो जाहिर सी बात है, जो प्राइस LIC चाहती थी वो प्राइस उन्हें नहीं मिला होगा, और बट इन्हें देना तो एक फिक्स्ड अमाउंट है उस पॉलिसी होल्डर को, तो इस कारण से जो उनका पे आउट है वो एक्सीड हो गया कैश फ्लो से। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, और आगे भी अगर कोविड का सिचुएशन अभी खत्म तो हुआ नहीं, आते जाएगा, तो ये इस कॉर्पोरेशन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद इस कॉर्पोरेशन पे लगभग 27,000 करीब क्रिमिनल केसेज हैं, ये सारी लीगल प्रोसीडिंग है, तो सब जगह रहता है, बट इसमें भी लगभग 27,000 है, विच इज़ ऑल्सो रिस्क टू द बिजनेस। फिर उसके बाद है इनका जो कॉर्पोरेशन, आवर कॉर्पोरेशन, मतलब ये जो जितने भी पॉइंट्स है ये मैंने RHP रिपोर्ट में जो इन लोगों ने खुद रिस्क बताया है वहाँ से उठाया। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो भी शेयर होल्डर होगा LIC का, वो 10% से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे, या किसी और म्यूचुअल फंड का वो ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। यानी कि 10% से ज़्यादा उसकी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। अब इसमें घाटा क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जाहिर सी बात है उनका तो बहुत से जगह में इन्वेस्टमेंट होगा, हो सकता है 10% से ज़्यादा भी शेयर होल्डिंग हो बहुत सी डिफरेंट मैनेजमेंट कंपनीज में, तो वो लोग कभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। यानी कि नैरो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, नैरो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स, फिर बड़े जो फिश आप बोल लो, शार्क बोल लो, वो कभी आएंगे नहीं, बिकॉज 10% से ज़्यादा अगर उनकी होल्डिंग होगी दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। अब उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये लोग जो सेल कर रहे हैं और 21,000 करोड़ का जो भी ये इशू कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, यानी कि भारत सरकार को जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, और इस कॉर्पोरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी कंपनी जब अपना IPO लाती है तो वो क्यों लाती है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, नए प्लांट्स, नई मशीनरी लेना चाहती है, बट यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। यहाँ पे जो भी ये इशू कर रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, यानी कि नो फ्यूचर प्लान, इनका कोई भी फ्यूचर में अलग सा प्लान है नहीं, कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं। आप सरकार उस पैसे को रोड बनाए कुछ भी करे, बट कॉर्पोरेशन के पास वो पैसा नहीं जाएगा, यानी कि वो कॉर्पोरेशन को कोई फायदा नहीं है इस IPO से, सिंपल सी बात ये हुई। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में ये कॉर्पोरेशन है, तब जाहिर सी बात है ये कॉर्पोरेशन क्या, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो जाहिर सी बात है, और ये कंपनीज एक्ट जो है ये अलग कंपनी, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, तो वो जिस प्रोविजंस में आते हैं वहाँ पे ये कॉर्पोरेशन या लाइफ, ये जो LIC है वो नहीं आती, जिससे शेयर होल्डर्स को वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब क्या क्या कंपनीज एक्ट में होता है जो इस कॉर्पोरेशन में नहीं लागू होगा वो आप पढ़ सकते हो, बट सिंपल में ये समझ लो कि जो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट से रिलेटेड बातें हैं वो थोड़ी नैरो हैं, किसमें, LIC में, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आती। फिर उसके बाद इनके ज़्यादातर बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल एजेंट्स देखते हैं, तो ये पहले मैं बोल दिया कि कोई भी इनके रिक्रूटमेंट में या किसी भी टाइप का स्ट्राइक हुआ तो वो इनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद सिंपल सी बात है कि ये जो भी परसेंटेज अपना शेयर का बेच रहे हैं, जो भी ये हमने आगे देखा था कि कुछ 216 मिलियन के करीब जो ये शेयर बेच रहे हैं, जो भी था, कितना था देख लेते हैं, ये आपका हाँ 221 मिलियन के करीब जो ये शेयर बेच रहे हैं, ये सारा शेयर बेच तो रहा है प्रमोटर, बट अभी भी एक 221 मिलियन के करीब जो ये शेयर बेच रहा है, ये शेयर बेच तो रहा है, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द शेयर जो है वो प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी इस LIC के प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करेगा, यानी LIC कोई भी डिसीजन लेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंस में ही लेगा। यानी कि फिर से वही बात कि IPO का कोई भी फायदा इस LIC को नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी परसेंटेज है, मैक्सिमम परसेंटेज अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद है IDBI, जो कि मैंने बताया कि वो अब एसोसिएट हो चुका है, पहले सब्सिडरी था बट अब एसोसिएट हो चुका है।
इसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कैपिटल लेने के लिए, लेकिन अगर एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी आईडीबीआई को तो एलआईसी इन्फ्यूज़ करेगी उसमें। ये भी एक पॉइंट है कि एलआईसी को आईडीबीआई को अभी भी खिलाना पड़ सकता है फ्यूचर में, ज़रूरी नहीं है बट मे बी रिक्वायर्ड, यानी कि अपना कुछ जो भी उनका इनकम हो रहा है वो एलआईसी को वो देना होगा, सॉरी आईडीबीआई को देना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो इन लोगों ने अपने रिस्क में ये भी चीज़ लिखा है। फिर उसके बाद ये भी कॉर्पोरेशन का सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्या था 95 और 5% था, 95% पॉलिसी होल्डर 5% शेयर होल्डर, जो कि अब डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 90% 10%। ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट इनके बिजनेस पे दे सकता है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर अब देखेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ कितना 90% मिल रहा है जो कि 95% सरप्लस का मिलता था। तो ये भी हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कॉर्पोरेशन जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो को मीट नहीं करेगा। सॉल्वेंसी रेशियो क्या था कि हमेशा 1.5 से ज़्यादा रहना चाहिए, हम जान चुके थे, नहीं तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी गाइडलाइन जारी कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि इन्हें अपने सॉल्वेंसी रेशियो को हमेशा 1.5 से ज़्यादा रखना है, अगर कम रखेंगे तो इन्हें और ज़्यादा कैपिटल रेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद है सर्टेन एसेट क्लास में इनकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कम है। हमने पहले ही देखा कि ये नॉन लिंक्ड वाले में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लिंक्ड वाले में कम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एक्सपीरियंस जो है वो एक सर्टेन क्लास तक ही लिमिटेड है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम लोग देखें ना कि एसबीआई का सीएजीआर कितना ज़्यादा है, ये सारी कंपनीज काफ़ी ग्रोथ कर रही हैं, तो एलआईसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को बदलना होगा। बट इनका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है वो सर्टेन क्लास तक ही लिमिटेड है, तो ये इनके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ने इस कंपनी के बारे में सब कुछ देख लिया, इसके फाइनेंशियल्स को देख लिया, इसके रिस्क को देख लिया, सारी कुछ देख लिया। ओवरऑल हमें ये समझ में आया मतलब कि पहली बात तो जो जो ये एम्बेडेड वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, इतनी होनी नहीं चाहिए, और इस कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है, कंपनीज एक्ट के अंडर में भी ये नहीं आता ये इंश्योरेंस कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आप अपने एक समरी पे तो निकल नहीं सकते हो, बट मेरा ये कहना है कि ये जो भी ओवर सब्सक्राइब तो ये होना ही है, ओवर सब्सक्राइब इसका जो आईपीओ है वो तो होगा ही होगा, और जब ये एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा तो उस केस में लगभग 15 से 20% ये इसका प्राइस जो है ऑफर प्राइस से ज़्यादा पे लिस्ट होगा, ये भी कंफर्म है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसका कुछ उतना खास दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया। जो आईपीओ भी ये लॉन्च कर रहा है ये पूरे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अभी भी पावरफुल बॉडी रहेगी। फिर उसके बाद इसकी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई फ्यूचर ग्रोथ का हम लोग को दिख नहीं रहा है, सीएजीआर भी इसका कम है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लें। अब हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये इंडिविजुअल एजेंट्स पे, तो ये ऑनलाइन सिस्टम में भी अभी कम ही घुसा है। ऑनलाइन आप एलआईसी के प्रीमियम्स ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उतना ज़्यादा लोग अभी इसके लिए जागरूक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि या आप, पहले तो मैंने सोचा था जब इसकी न्यूज़ आई थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स का इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करूँगा, बट आफ्टर इसके फाइनेंशियल सीट्स पे रिसर्च करने के बाद आई थिंक कि उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप 2-3 लॉट इन्वेस्ट 2-3 लॉट आप खरीद सकते हो, आपको 15 से 20% जब ये स्टॉक मार्केट पे आएगा तो उस केस में आपको फ़ायदा मिलेगा, जो भी जिस प्राइस पे आपने सब्सक्राइब किया होगा। बट अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कुछ फाइनेंशियल सीट्स के हिसाब से या इसके इन्वेस्टमेंट प्लान से तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा। तो इन द सेंस आप चाहो तो 1-2 लॉट ले सकते हो, 1-2 लॉट लो और 15 से 20% का आपको जब एक्सचेंज पे आएगा तो प्रॉफिट ज़रूर होगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई उतना ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा, और अपने कॉम्पिटिटर से भी ये ग्रोथ के मामले में काफ़ी पीछे। ओवरऑल आप इसके आरएचपी रिपोर्ट का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, उसमें और ज़्यादा 600 पेज का है, उसको आप काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कस करके अपने भी कंक्लूजन पे आप निकल सकते हो, खुद के कंक्लूजन पे निकल सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था फाइनेंशियल सीट में कि क्यों बोरोइंग कम हो गई अचानक से, इक्विटी कैसे ज़्यादा हो गई, तो वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी दी है। तो होप एक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही और सारी वीडियो हम डालते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।